हाँ जी, आ रही है। ओके। तो अपन आज करने वाले हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के, जिसे अपन शॉर्ट में जेजे एक्ट भी बोलते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगी पहले कि इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो जैसे कि आप जानते हो, ठीक है, कि अपना जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड 1816 है, ठीक है, उसके अंदर सारे ऑफेंस कवर होते हैं। तो क्या ये जो किशोर न्याय है, जो किशोरों से संबंधित ऑफेंस है, क्या उसमें कवर नहीं हो सकते थे? हो सकते थे ना। तो फिर इसे एक्ट को अलग से बनाने की क्या जरूरत पड़ी अपने को? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप जानते हो जितने भी ऑफेंस होते हैं वो उसके अलग अलग एक्ट में डिवाइड है, ठीक है। जैसे कि अपन देखते हैं, अगर वुमेन से रिलेटिव है तो वो क्या आईसीसी में कवर नहीं होता? कवर होता है। फिर भी उसके लिए अलग से एक्ट क्यों बना? तो इसीलिए ताकि अलग से प्रोफेशन, यानी कि स्पेसिफिक उसे कर सके, एक अलग तरह से, अलग टाइप से उसे रिप्रेजेंट कर सके। इसी तरह अपना ये जो जेजे एक्ट है किशोरों से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हो कि किशोर अपन बोलेंगे किसको? पहली बात तो किशोर वो पर्सन होता है जो 18 वर्ष से कम आयु का होता है, ठीक है। तो अपन आज शुरू करने जा रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015, ठीक है। तो इसमें ना पता है एक एक्ट पहले था 2015 से भी, अपना एक एक्ट पहले एक्ट था जो कि यही नाम था उसका कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000। और 2000 का जो एक्ट संख्या था वो 56 था। तो उसको क्या किया गया? उसको रिपील कर दिया, यानी उसको खत्म करके उसकी जगह ये 2015 का एक्ट बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें दो तरह के बालकों को डिफाइन करा गया, ठीक है। दो तरह के बालक, कि एक तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं, और एक जिनको जरूरत है, आवश्यकता, सुरक्षण और देखरेख की आवश्यकता वाले बालक हैं। उन उनके लिए उन्होंने ये स्पेशल एक्ट अलग से बनाया, ठीक है। तो ये कब रिप्रेजेंट, यानी कि इसको कब राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की कंसेंट हुई? तो 31 दिसंबर 2015 को इसको राष्ट्रपति की कंसेंट मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए जो इसका उद्देश्य था, क्या था कि विधि का उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालक और देखरेख और इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता वाले बालकों के लिए, मतलब जो भी लो होगी, ठीक है, उस विधि का संचयन करने के लिए और संशोधन करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करके देखते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि आर्टिकल 15 का 3 है, उसमें क्या बोलता है कि उसको जो स्टेट है ना, वो ऐसा लॉ बनाने से नहीं रोकता, पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाने से नहीं रोका जाएगा। उसमें क्या है 15 3 में, कि बालकों और महिलाओं से संबंधित एक स्पेशल लॉ बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये लॉ बना है। तो फिर इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी हैं, जैसे कि 15 का 3 और 39 एक्ट का क्लोज ई है, जो कि बालकों के लिए विशेष प्रयोजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद आर्टिकल 35 है जो कि एजुकेशन से संबंधित है। और जैसे 47 है, उसमें भी क्या है, एजुकेशन को प्रोवाइड कर दिया गया। तो ऐसे अपन को रिलेट करके देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो इसकी प्रेम्बल है, जिसको आप अपन इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या है कि ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करेंगे। और फिर इसका उद्देश्य आ गया, जब एक किशोर न्याय एक्ट बना, ये तो इसका मोटा मोटा ऊपर से मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अपन इसके अंदर में घुसते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम है 2015 का है, ठीक है। तो फिर इससे क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन वाइज चलेंगे, ओके। तो इसमें क्या है कि इसका फिर बोलते हैं कि एक्ट नंबर क्या होगा। जैसे कि ये 2015 का एक्ट है, तो जो इसका एक्ट नंबर था, एक्ट नंबर से पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्ट नंबर से अपन कैसे इसको मतलब समझते हैं, एक्ट नंबर कैसे आता है। जैसे कि ये जो अपना किशोर न्याय का एक्ट है, ये क्या है, अधिनियम 2016 का अधिनियम संख्या 2 है। तो इसका मतलब कि जितने भी अधिनियम संख्या बने हैं 2016 के अंदर, उसका उसका एक कर्म संख्या होता है। मान लो कि एक एक्ट को एक साल के अंदर अगर 4 एक्ट बनते हैं, उनके सीरियल वाइज होते हैं, उनको अपन एक्ट नंबर बोलते हैं। तो इसका एक्ट नंबर 2016 का
2 एक्ट नंबर है, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं किशोर न्याय एक्ट। तो इसमें क्या बोला कि ये जब इसको राष्ट्रपति की कंसेंट मिली तो इसका था वो डेट इन्फोर्स में आने की, मतलब 31 दिसंबर 2015 को आया। फिर उसके बाद इसकी परिवर्तन थी, यानी कि कम इनटू फोर्स ये कब अप्लाई होना शुरू होएगा। एक तो बनता है, ठीक है, जिसे अपने कमेंसमेंट बोलते हैं, और एक होता है इनएक्टमेंट। 2 प्रकार की डेट होती है। जो फर्स्ट है जिसको अपनी कंसेंट मिलती है वो क्या है 31 दिसंबर 2015, और कम इनटू फोर्स यानी कि इनएक्टमेंट डेट, तो वो क्या था 15 जनवरी 2016 को ये अप्लाई होना शुरू हुआ। फिर इसको क्या हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, क्या करा कि इसके अंदर टोटल जो चैप्टर है वो 10 चैप्टर है, और इसके अंदर टोटल सेक्शन है वो 112 है। तो पहले तो आपको किसी भी अगर एक्ट को करना है तो आपको उसकी रेंज को अपन को याद करना होगा या टिप्स पे करना होगा, ठीक है। तो अपन जैसे देखते हैं इसके 10 चैप्टर है और जो धाराएं हैं 112 हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि 10 अध्यायों में विभाजित किया हुआ है। तो इसका आपने रेंज देखिए विद चैप्टर नेम, ओके। तो जैसे कि इसका अध्याय फर्स्ट है जो कि प्रियम्बल यानी कि प्रारंभिक जिसे बोलते हैं अपने, उससे संबंधित है, जिसमें 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है, ठीक है। और सेक्शन जो फर्स्ट है उसमें क्या बोलता है कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। ये तो जनरल क्लोज में होता ही है, लेकिन जो जे है ना इसके अंदर थोड़ा अलग बताया हुआ है। इसके परिवर्तन के साथ इन्होंने बोला है और इसका लागू होना, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ और लागू होना। तो इसका जो शॉर्ट टाइटल होगा वो क्या होगा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2012 है। इसका विस्तार यानी कि इसके एक्सटेंट की बात करते हैं तो इसका एक्सटेंट कहाँ होगा, इसका एक्सटेंट संपूर्ण भारत पे हुआ। लेकिन ये जम्मू कश्मीर से पहले, मतलब जब ये जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बोलते थे ना पहले कि ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये अब जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। और ये हुआ कब से, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जो एक्ट आया था उसके अमेंडमेंट के बाद हुआ। ये संपूर्ण भारत पे 31 अक्टूबर 2019 से अप्लाई होने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका थर्ड आता है कि ये कब से प्रारंभ हुआ। तो ये उस तारीख को प्रारंभ होगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको निर्दिष्ट करने की, अधिसूचना द्वारा नियत करने की जो तारीख तय की थी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, जिसे अपने कमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, वो क्या 15 जनवरी 2016 है। फिर उसके बाद इसका लागू होना, यानी कि ये जो एक्ट है अपना किसको लागू होता है और किन को लागू नहीं होगा उसके बारे में ये बात करता है। तो इसमें ये इसका क्लोज फोर्थ है। तो इसमें क्या बोलता है कि तत्सम पर्वत अन्य विधि के अंतर्गत किसी बात से होते हुए, यानी कि अगर किसी और भी लॉज में इसके बारे में उबंध दिए गए हुए हैं ना उसके अध्याधीन रहते हुए। तो जैसे कि अपन सीआरपीसी की सेक्शन 27 यानी कि धारा 27 के अंदर बताया हुआ है कि आप किशोर किसको बोलोगे, 16 वर्ष से कम आयु को, और उसका ट्रायल कौन कर सकता है। तो उसमें सीजेएम कोर्ट, विशेष कोर्ट मतलब विशेष न्यायालय और अपना जो किशोर न्याय बोर्ड है वो कर सकता है। आप देख सकते हो सीआरपीसी की सेक्शन 27 इससे लिंक होती है, ठीक है। और भी हैं जैसे पोक्सो के अंदर भी ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं जो चाइल्ड से संबंधित है मोस्टली। तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो एक्ट है अपना किशोर न्याय बालकों की देखरेख को संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ये किन पे लागू होगा और किन पे लागू नहीं होगा इसकी बात करते हैं। तो अब अपने देखते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बता दिया कि ये 2 प्रकार के बालकों से संबंधित है। फर्स्ट कि अधिनियम के उबंध देखरेख को संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित जितने भी मैटर्स होंगे ना ये उन पे अप्लाई होगा एक्ट, ओके। तो इसमें 2 प्रकार की बताए हुए हैं। फर्स्ट की विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की क्या होगी, गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास, पुनर्वास और समाज में पुण्य मिलाना। तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए इसने 7 प्रकार की, मतलब 7 अपने को पॉइंट दे दिए कि अगर ये होता है तो ये कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, अपना जे एक्ट अप्लाई होगा। तो कौन सा, फर्स्ट पे गिरफ्तारी, सेकंड पे निरोध, थर्ड पे अभियोजन, फोर्थ पे शास्त्री, जिसे अपना
फ्लैंटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कारावास, पुनर्वास और समाज में पुण्य मिलाने का मतलब जो भी काम होता है वो अपना ये एक्ट जेजे एक्ट करेगा। सेकंड टाइप का जो बालक इन्होंने बताया था अपन को जेजे के अंदर, देखते तो शिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, समाज में पुण्य मिलाने और वापसी की जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी और उनका जो भी विनिश्चय करना होगा वो किस एक्ट के अंदर होगा, अपना ये जो जेजे एक्ट है इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद सेक्शन 2 आती है अध्याय फर्स्ट के अंदर पानी, जिसमें क्या बताया हुआ है कि सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, जिसमें टोटल 61 डेफिनेशन यानी कि 61 धाराएं आती हैं, ठीक है। उनको अपन फिर विस्तार से देखेंगे। अपन देख रहे थे चैप्टर उसकी रेंज की, उसके अंदर क्या है, तो मैंने नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस पे अप्लाई होता है और ये कब से हुआ और इसे कौन करेगा और इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। देन इसका मैंने आपको लिंक करके सीआरपीसी से और कॉन्स्टिट्यूशन से एंड पोक्सो से आपको सब बता दिया है। अब अपनी बात करते हैं चैप्टर सेकंड की। जो सेकंड चैप्टर है उसमें ये बोला है कि बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत की बात करी हुई, जिसमें सेक्शन एक ही है सेक्शन थर्ड, जिसमें क्या 16 प्रकार के बताए हुए सिद्धांत जो कि बालकों से संबंधित है कि उनको ये जो एक्ट है वो कैसे अप्लाई होगा, यानी कि बालकों को अपन कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जो उनके खिलाफ शोषण हो रहा है या फिर कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसके एक प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं चैप्टर सेकंड के अंदर, और जिसमें एक ही सेक्शन है सेक्शन थर्ड। ओके, फिर उसके बाद आता है चैप्टर थर्ड। चैप्टर सेकंड मैंने बता दिया, अब आता है चैप्टर थर्ड कि किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर फोर, थर्ड किशोर न्याय से संबंधित। चैप्टर फोर विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में जितनी भी प्रक्रिया होगी उसके बारे में अपन चैप्टर फोर में देखेंगे, जो कि सेक्शन 10 से लेकर 26 तक जाता है। फिर उसके बाद आते हैं बाल कल्याण समिति, जो कि अध्याय 5 के अंदर है, ओके, जिसमें धारा 27 से लेकर 30 तक है। फिर उसके बाद चैप्टर 6 है जो कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है। इसमें पहले तो जैसे कि दो इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 4 और चैप्टर 6 है। जैसे कि फर्स्ट में इन्होंने बोला कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो कहां से कहां तक जाती है, सेक्शन 10 से लेकर 26 तक। फिर उसके बाद आती है सुरक्षण और आवश्यकता की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की संबंध में जो प्रक्रिया है वो चैप्टर 6 में दे रखी है और कहां से कहां तक जाती है, सेक्शन 31 से 31 से लेकर 38 तक यानी कि 38 तक जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 7 आता है कि पुनर्वास और समाज में मिलाना। इसमें क्या बोलते हैं कि जो बच्चे ने ऑफेंस करे, कोई भी किशोर है उसने ऑफेंस करे, तो उसके प्रोविजन कौन से चैप्टर में दिए हुए हैं और कहां से कहां तक आते हैं। तो उस अगर ये क्वेश्चन बनता भी है या फिर अपन को रीड करना है तो अपन कहाँ जाएंगे, जेजे एक्ट के चैप्टर 7 के अंदर, जो जिसके प्रोविजन क्या है 39 से लेकर 55 तक दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 8, जिसमें क्या दत्तक ग्रहण में पुनर्मिलान की बात करते हैं चैप्टर 8 के अंदर, जो कि धारा 56 से लेकर 73 तक जाता है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 9, बालकों के विरुद्ध जितने भी अन्य ऑफेंस होंगे ना वो चैप्टर 9 के अंदर रखे गए हैं, जो कि 74 से लेकर 89 तक 79 तक जाते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 10 आता है जिसमें म्यूनिसिपल पार्ट, जिसको प्रकीर्णन अपन बोलते हैं हिंदी में, जो कि 90 से लेकर 112 तक जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको जेजे एक्ट का जो ऊपर से जितना भी इंट्रोडक्शन था वो दे दिया। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भी, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। अगर आप कुछ बोलेंगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, अगर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर समझ में आया तो भी, अगर नहीं आया तो भी। अगर आपको आ गया तो वेल डन, अगर नहीं आया तो फिर मैं आपको वापस से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अगर आ गया तो आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, फिर अपना आगे थोड़ा कंटिन्यू और देख लेते हैं। वॉइस आ रही है क्या सभी को? वॉइस टोटल क्लियर है।
ओके, ठीक है। तो मैं आपको अब एक केस लो बताती हूँ, जिसमें मतलब जो नींव है ना, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्ट उसी जजमेंट पे आधारित है या फिर उसी से आया है, ठीक है। तो एक पुरुषोत्तम दशरथ ब्रोटे वर्सेस एम ब्रोटे एम अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2015 के अंदर केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या बोला गया था कि उच्च न्यायालय जो अपना उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या निर्धारित किया कि अभियुक्त की आयु की पारिवारिक पृष्ठभूमि या आपराधिक पृष्ठभूमि का अभाव अपराध की गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियां नहीं कहा जा सकती। यानी कि जो फैमिली ग्राउंड है उसकी एज से संबंधित है। अगर उसकी एज से मान लो एक बंदा है जो 18 साल से ऊपर है और उसकी फैमिली या उसकी हेल्थ की जो भी कंडीशन है ऐसी है कि उसको देखने से लगता नहीं है कि वो बंदा 18 साल से ऊपर है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गंभीरता कम करने वाली, यानी कि उसने कोई ऑफेंस कर दिया तो उसकी गंभीरता को कम करने वाली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो घृणित अपराध है कि प्रकृति और सोची समझी साजिश के तहत अपराध का अभियुक्त द्वारा किया जाना भी अपराध की गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में नहीं मानी जा सकती। यानी कि अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं वो इस उसके फैमिली ग्राउंड के आधार पर उसे नहीं छोड़ा जा सकता। जो बच्चे ने ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ही, क्योंकि ये एक प्रोविजन है जो करता है। जैसे कि आपने देखा होगा गांधी जी के सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत थे उनके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लॉ को देखा जाए तो वैसा नहीं चल सकता। उनका ये मानना था कि पहले जो लॉ थे ना, वो ये थे कि अगर किसी बंदे ने किसी का हाथ काट दिया तो हाथ के बदले हाथ, अगर उसका मर्डर कर दिया तो मर्डर के बदले, तो वैसा नहीं है। इसमें क्या है, उन्होंने ये बताया है कि जो भी कोई ऑफेंस होता है उसके अंदर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसके अंदर ये नहीं होता कि जो उसने करा है बदले में उसे करे। उसका मतलब ये होता है कि उसने एक सुधारवादी, यानी कि उसको चेंज करने के लिए लॉ के प्रोविजन बनाए गए हैं। जो भी ये बच्चे होते हैं ना ऑफेंस वाले, इनको अलग अलग रखा जाता है और समाज में पुण्य मिलाने का प्रयास किया जाता है, ताकि ये बच्चे आगे जाके कोई बड़ा ऑफेंस ना करें या फिर अभ्यासिक अपराधी ना बन पाए, जिसे अपने हैप्चुअल ऑफेंडर्स भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में इन अलग अलग एक्ट को डिवाइड किया गया है, अलग अलग बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी होगा। अगर नेक्स्ट टाइम मिलने का मौका मिलेगा तो मिलेंगे। ओके।